बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सैलाब की सूरत हाल हम सब के सामने है और गुज़िश्ता कई दिनों से जब से ज़ाहिर सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है, ये बात सबको मालूम है कि भारत की आबी जारियत है। जो कुछ हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने तो है, लेकिन इस सब की जो तबाही है शायद उसको अभी हम महसूस नहीं कर पा रहे। ये मैं क्यों लफ्ज़ कह रही हूँ? ज़ाहिर हुकूमतें अपना काम करती हैं और उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो करें, लेकिन मैंने सोचा कि आज के शो में ज़रा हम ये बात करें कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, जिसने खेत खलियान, माल मवेशी, इंसानी जान किसी को नहीं छोड़ा, सब चीजें तहोबाला करके रख दी हैं। बुनेर का इलाका हो, जाहिर हमने केपी से जब शुरुआत हुई थी तो हमने वहां पर भी सारा फोकस रखा। अब पंजाब में हालत बहुत ज्यादा दगरगू है। मैं बारहा शायद ये बात कह चुकी हूं और दोबारा कह रही हूं कि लोग हाथ जोड़ जोड़ कर ये अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारी जानों को बचाने के साथ साथ हमारा माल मवेशी, हमारे खेत खलियान जो हमारे सर छुपाने की जगह थी वो तबाह हो चुकी हैं, हमें किसी तरह से रिलीफ दिया जाए। लेकिन जाहिर है हुकूमत की जितनी कैपेसिटी है, हुकूमत पूरी तनदेही के साथ अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ और आज जाहिर है दुनिया भर में अतियात का आलमी दिन भी बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आज अपील की गई है कि तमाम तर लोग जो मुल्क में मौजूद मुखय्यर हजरात हैं वो भी और अवाम पाकिस्तान भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आए। इमदाद की अपील का मकसद यह है कि अभी तक वहां पर लोगों तक सही तरीके से मदद नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल है, वार्निंग जारी की गई है कि आज रात तक या कल रात तक, कहा जा रहा है आज रात तक नहीं, सॉरी कल रात तक गुड्डू बैराज के ऊपर एक बड़ा सैलाबी रेला जो है उसको हिट कर सकता है और खुदा ना खास्ता अब सैलाब का अगला जो पड़ाव है वो सिंध भी हो सकता है। यहां सिंध हुकूमत ये कह रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है और हर तरह की हंगामी सूरत हाल से निपट सकती है। लेकिन पंजाब की सूरत हाल पर और बिलखुसूस मुझे मुल्तान से कुछ लोगों ने इनबॉक्स भी किया, कुछ लोगों ने बताया कि वहां पर सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो हमने सोचा कि जरा आज पंजाब के बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के हवाले से जरा बात की जाए और ये भी जाना जाए कि अब ये जो सारी आबी गुजरगाहों के मामलात हैं इस पर अब हुकूमत को सोचने की क्या जरूरत है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने आज हमें वक्त दिया है। अली कासिम गिलान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको वेलकम करती हूं। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं नसीर मेमन, आप माहिर माहौलियात हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा भी हमें तर्जुमान है सिंध हुकूमत की ज्वाइन करेंगी। फैसल नदीम सदर है सिंध मरकजी मुस्लिम लीग के, सर आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। आपसे गुफ्तगू होगी क्योंकि आपका भी एक रिलीफ वर्क है, तो उसमें हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं शायद ये बहुत जरूरी है। आपकी इजाजत से अली कासिम गिलानी साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली आपको आवाज आ रही है? ओके अली साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि ज़ाहिर सिचुएशन तो सही नहीं है, बेहतर नहीं है, हमारे सामने है, लेकिन ये बताएं कि आपके इलाके में इस वक्त कितना नुकसान हुआ है, जमीनी रास्ते जो हैं वो किस हद तक इफेक्टेड हैं, लोगों के लिए क्या मुश्किलात हैं आपके एरिया में? जी बहुत शुक्रिया एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने जो फोकस है इस फ्लड का वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट और इसके गिरदो नवा में जो कैटास्ट्रफी इस फ्लड ने मचाई है उसके ऊपर आप तवज्जो दिला रही हैं। बदकिस्मती से पिछले कई दिनों से मैंने देखा कि जो हमारे मीडिया की तवज्जो थी वो किसी एक मखसूस लाहौर की एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर लगी रही, लेकिन यहाँ पर एक इस इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है एंड इट हैज बिकम अ ह्यूमन कैटास्ट्रफी। जिस स्केल पे जो तबाहकारी हमने देखी है इट इज अनप्रेसिडेंटेड। और मैं आपके चैनल के तवसत से ये पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो इस साल 2025 का फ्लड है इसकी कोई मिसाल पहले नहीं मिलती और पिछले 100 साल जो इरिगेशन के रिकॉर्ड्स हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो एक्सपीरियंस है उसको इस फ्लड ने बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। और हमें मुश्किल हो रही है कि हम इस फ्लड की जो पानी की स्पीड है या पानी का जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो रास्ता पास हिस्टोरिकल टाइम लैग है उसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। और जो हमारे बाद जब ये फ्लड पंजनत के बाद सिंध एंटर करेगा तो इसको मजीद गेज करने में मसाइल होंगे। मैं अपने मुल्तान सदर तहसील के हवाले से आपको बताऊंगा कि ये हमारी 100 किलोमीटर्स का दरिया चनाब
का बंद है, जिसके ऊपर 1.5 लाख के करीब आबादी बस्ती है इस फ्लड एरिया में। और आज 1.5 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो फ्लड बंद के ऊपर गुजारने पर मजबूर हैं। उनके साथ बच्चे हैं, बहुत से जानवर हैं जो कि जिनको इमदाद पहुंचाने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। कुछ चंद दिन पहले यहाँ पर वज़ीर आला साहिबा तशरीफ लाई थी और उनके आने से मैं समझता हूँ कि फ्लड रिलीफ के ऊपर तवज्जो मरकूज हुई, लेकिन हमें मजीद भी ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट की। और जहाँ तक आपने तबाहकारी का सवाल किया, अभी इट्स टू अर्ली कि हम कोई ऐसा अली, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट बात है और 1.5 लाख आबादी से ज्यादा भी इफेक्टिव होंगे यकीनन। मैं आपसे अभी लेटरली बात करूंगी, लेकिन मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। फरमाइएगा कि इस वक्त आप लोगों के पास जो रिलीफ वर्क है मरकजी मुस्लिम लीग का, वो ज़ाहिर पूरे मुल्क में जारी तो है, लेकिन आप लोग किस तरह से इस रिलीफ वर्क में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किन चीज़ों की आप समझते हैं कि इस वक्त फौरी तौर पर ज़रूरत है? देखें, सूरत हाल ये है कि भाई जैसे एक बात इन्होंने बयान की है कि चूंकि सैलाब जो आया है उस बहुत ही वसी इलाके पर है, बिल्कुल ऐसे ही, और वसी इलाके पर होने की वजह से बहुत सारे अजला मुतासिर हुए हैं। सवात और बुनेर जो है वो मुतासिर हुआ, गिलगित में फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब से पंजाब में ये सूरत हाल बनी है तो ये इतने बड़े स्केल पर है कि इसको संभालना, आप ये कहें कि किसी एक जमात के लिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी एक एनजीओ के लिए ये इंतहाई मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 24 करोड़ लोग हैं इस पाकिस्तान के, जब तक वो सारे इकट्ठे नहीं होंगे, मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं होंगे और अपना हिस्सा, यानी दो तरह से, मैं हिस्सा भी दो तरह से जो है वर्स करना चाहता हूँ कि एक तो ये हो सकता है कि आप अपनी आनत उसमें डाल दें, आप अपने फंड्स उसमें डाल दें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं अभी जो है कल रात ही तकरीबन कोई 2:30 बजे सखर से आया हूँ वापस, और आगे मैं भोट की गया था, और ये गुड्डू बिराज के अतराफ का जितना इलाका ये सारा ये तो बताएं क्या सिचुएशन है वहां पर? देखें, इस वक्त तक तो सूरत हाल वहां पर जो है ये कहा जाए कि कंट्रोल में, लेकिन चूंकि कच्चे में बहुत सारे इलाके में अब भी इस वक्त भी आ चुका है पानी, और बहुत सारे लोग जब हमने अंदर दरिया में विजिट किया है, मुख्तलिफ देहात जो कच्चे के इलाके में मौजूद हैं जो डूब गए, उन तक हम गए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग अब तक भी बाहर आने के लिए, हालांकि हमने खैमा बस्ती वगैरह उनको ऑफर की कि हम आपके लिए खैमा बस्ती बनाते हैं और आप उसमें आ जाइए, तो उसमें बहुत सारे मकसद ये है कि खदशात होते हैं कि बाहर आने के बाद जो ना किन मसाइल का सामना होगा, क्योंकि अपना भरा पूरा घर छोड़कर आना, और वही बात जैसे आपने इब्तिदा में की थी कि माल मवेशी और दीगर चीजें उनके लिए बहुत अहमियत होती है, यानी ये समझ ले कि जिंदगी भर की जिसको पूंजी कहा जाता है वो उनके पास मौजूद होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, तो इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूँ। और उसके बाद अगली जो चीज होती है, जब भी किसी जगह कोई आफत आती है, कोई सैलाब आ जाता है, जल्जला आ जाता है, तो बीमारियां हमलावर होती है। तो उन बीमारियों में डॉक्टर्स की जरूरत है, उन बीमारियों में अद्वियात की जरूरत है, उन बीमारियों में ये समझ लें कि एम्बुलेंसेस की जरूरत है। और फिर अभी पिछले दिनों जब हम सवात में थे, और सवात में हमारे डॉक्टर से चूंकि रोजाना के हिसाब से हमारी खरीदारी होती थी अद्वियात के लिए, और हम जो है ये पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जो ज्यादा वहां पर मौजूद हैं। तो आप ये देख लें कि स्किन के हवाले से वहां पर उस वक्त जो है ये समझ लें कि मसाइल थे, आंखें खराब हो रही थी लोगों की, उसके हवाले से मसाइल थे, बच्चों के बेशुमार मसाइल थे। भाई स्नेक बाइट होता है, डॉग बाइट होता है, वहां सांप के काटने का और दीगर और चीजों के खदशात और जल्दी अमराज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको करना चाहता हूँ, मैं लोगों को लाजमी ये अपील करूंगा कि जब भी आपने लोगों की मदद करनी है तो लोगों की जरूरत के मुताबिक करें। यानी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जिस वक्त सवात गया हूं, और सवात में शाम में मैंने अपने डॉक्टर से पूछा है, हमारी पूरी टीम थी 20 अफराद की, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी आज की मकसद सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। तो जो ज़रूरत उन्होंने बयान की वो बच्चों के लिए सेरेलक था, बच्चों के लिए दूध था, बच्चों के लिए और इस तरह की चीज़ें थी, इस तरह की जो माओं के साथ बच्चों को दी जा सकें। उसके बाद एक और भी चीज़ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिसके लिए, यानी आप एक चीज़ देख लें कि बहुत ही अजीब गरीब सूरत हाल है। बुनेर सवात में तो ये मसला बना, उसके बाद इस वक्त पंजाब में ये है, यानी लोग ट्रॉमा में हैं, लोग खौफजदा हैं। यानी हमारे डॉक्टर्स ने हमें ये बताया कि जब लोगों को आप चेक करते हैं
तो तकरीबन 99% वो लोग थे कि जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार थे। अब मैं बहुत हैरान था कि पहाड़ों में ये मामला किस तरह से होगा, यानी जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो फिजिकली हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा फिट होते हैं, उनको कभी भी आप इस तरह के अमराज का सामना नहीं होता। तो जब वजह पता की है, तो अगर 8 साढ़े 8 बजे आप सो रहे हैं और आपके घर में आके जो है वो सैलाब आ जाता है, मलबा आ जाता है, रेला दाखिल होता है और आपके गांव जो हैं वो सारे मुतासर हो जाते हैं, अमवात होती हैं, तो इन सारी चीज़ों से लोग खौफजदा भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के मैं ये कहता हूं कि 2 चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है। हर बंदा, आपके पास थोड़ा है थोड़ा करें, आपके पास ज़्यादा है ज़्यादा करें, लेकिन उसके साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो आपकी जिस्मानी सलाहियत है उसको भी शामिल करें। बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, रज़ाकारान की ज़रूरत है। आप अपना टाइम जो है स्पेयर करें और आकर इस पूरी एक्टिविटी में शामिल हो। बिल्कुल ठीक है फैसल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट एक तो ये बात की है कि जिसकी ज़रूरत जो है उसको वो चीज़ मुहैया की जाए। यानी अगर मैं भी आज पढ़ रही थी, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अली मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैं सवाल का जवाब ले लूँ अली से, फिर ब्रेक। अली ये बता दें कि आपने जो आबादी कहा है, जैसे अभी हम यहाँ बात करें रिलीफ की और बाकी सारी चीज़ों की, कितनी बड़ी आबादी जो है वो इस वक्त अंडर फ्लड है? क्योंकि ज़ाहिर है पूरा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान ही इफेक्टेड है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि नंबर क्या है आपकी तरफ मैं आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, मैंने सिर्फ सदर तहसील अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये नंबर कोट किया है। अगर आप टोटल मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की एवैक्यूएशन और फ्लड अफेक्टीज की बात मेरे से पूछे तो वो नंबर 4 लाख है जी। ठीक हो गया। ये नंबर कल मुझे यही कंफर्म करना है, मुझे यही 3 लाख और 40,000 के करीब था, लेकिन कल जब पानी बहुत ज्यादा बस्तियों में और आ गया तो वो नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज होकर 4 लाख अली मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इसी को डिबेट करते हैं कि मजीद अब आपको वहां चीजों की जरूरत पड़ी है ना। जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इन चीजों की जरूरत है। जैसे अभी मेरी फैसल साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जब गारा आया, मिट्टी आई, पत्थर आए, तो लोगों को बेलचे की जरूरत थी। वो जो ट्रॉलीज होती है जिसमें वो सारा मलबा उठा के फेंका जाए, उन चीजों की जरूरत थी। तो लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक मदद करना भी शायद अहम तरीन बात है। इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज खुसूसी तौर पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, बिलखुसूस ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान पे हुआ, KPK के अंदर हुआ, जो कुछ वो भी हमारे सामने था, वहाँ पर भी रिलीफ का काम हो रहा है और होते रहना चाहिए जब तक कि वो तमाम लोग रिहैबिलिटेशन उनकी नहीं हो जाती। लेकिन इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतकाजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद की जाए, एहतियात दिए जाए। मैं ज़रा अली कासिम गिलानी साहब आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ। हमने हमेशा देखा कि जब कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो बिल्कुल स्टार्ट में तो लोग शायद ये सोच ही रहे होते हैं कि सारे हुकूमत देखे, मामलात बताए, लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सैलाब के बाद जो है सारे लोग बस देखकर टीवी पर सैलाब मुतासरीन की बात आ रही है, ये सैलाब इतना आ गया, इस पर बात हो रही है। इमदाद की ये जो हमारी नेचर है अतियात देने की, वो चीज़ अभी तक नहीं शुरू हो सकी है। क्या ये अमल आपको रुकावट का शिकार दिखाई देता है या नहीं? दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड पॉइंट कि हम चाहते भी यही हैं कि यहाँ पे मुखय्यर हजरात, NGOs, आज भी कई NGOs ने हमारे साथ रब्ता किया है। सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटेन से भी UK से भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारे साथ रब्ते में हैं और वो कोऑर्डिनेशन चाह रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो भी आकर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट केटर नहीं कर पा रही या रिलीफ कैंप्स नहीं लगा सक रही, वहां पर प्राइवेट NGOs और मुखय्यर हजरात को आगे आना चाहिए। और मैं आपके चैनल की तवज्जुह से ये अपील भी करूंगा कि हमें वी नीड जो सपोर्ट इन दिस सर्कमस्टेंसेस। अली मैं इस तरफ आती हूं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, लेकिन ये मेरा ख्याल आप बता ही दें क्या क्या चीजें चाहिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अली क्या क्या चीजें चाहिए आप लोगों को अभी वहां पर? वी नीड टेंट्स राइट नाउ इन मुल्तान। हमारी जो गवर्नमेंट के साथ डिमांड थी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की, वो 2000 टेंट्स की थी। उन्होंने 2 दिन पहले हमें 2000 टेंट्स भिजवाए, लेकिन कल मजीद लोग जो हैं वो फ्लड बन पर आए हैं और उनको हम शेल्टर के लिए, हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट NGOs से भी। हमारे पास यहाँ पे खवातीन के लिए कपड़ों की जरूरत है, बच्चों के लिए जूतों की जरूरत है, हमें यहाँ पर जानवरों के लिए चारे की जरूरत है,
हमें यहाँ पे जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनके पास स्केबीज की बहुत ज्यादा जरूरत, बीमारी फैल रही है, स्किन एलर्जीज की बीमारी है, स्टमक इन्फेक्शन की है जरूरत, स्नेक एंटी स्नेक वेनम की जरूरत है, हमें यहाँ पर रेबीज वैक्सीन की जरूरत है, और इसके अलावा अगर ये चीजें भी हमें मिल जाएं तो हम इससे गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेरी एक दस्त बस्ता अपील होगी वफाकी हुकूमत से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कि दे नीड टू स्टेप इन, और क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेवार मुल्क है और जब भी किसी मुल्क में आफत आई है, डिजास्टर आया है, तो पाकिस्तान उन ममालिक में रहा है जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे भी हमेशा आगे आकर मुख्तलिफ ममालिक की हेल्प करता रहा है, एड भेजता रहा है। टुडे पाकिस्तान नीड्स हेल्प, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ पर लोगों को जो इस वक्त बहुत ही कसम पुरसी की हालत में फ्लड बन पे अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, दे रिक्वायर इंटरनेशनल असिस्टेंस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो 48 से 72 घंटे हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं हमारे लिए। हमने यहाँ पर लोगों को मजीद रिलीफ की तरफ तवज्जो दिलानी है। कल की मैं आपको बात बताऊं कि कल यहाँ पर एक बच्चा जो है वो दरिया में अपने कैटल उसका दरिया में गुम हो गया, तो वो पानी के अंदर अपने कैटल को ढूंढने के लिए गया तो उसकी भी डेथ हुई है। इसके अलावा कल हमने एक खातून को रेस्क्यू किया रात को, तो मैंने ही उसको बोट में जाके रेस्क्यू करवाया। तो उसने मुझे कहा कि मेरा एक जो कैटल का बच्चा होता है उसको हम बच्चा बुलाते हैं यहाँ पे, वो पानी में गुम हो गया। 3 घंटे हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं मिल सका। लेकिन और इसी तरह के रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं 24 आवर्स जारी हैं रेस्क्यू 112 की मदद से और पाकिस्तान फौज की तरफ बिल्कुल ठीक है अली, मैं आपको विश गुड लक भी कहती हूँ क्योंकि ज़रा आप और आप खुद भी, मैं देख रही हूँ कि आप भी रेस्क्यू के सारे अमल का हिस्सा हैं। वेल थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया जा रहा है सैयदा तहसीन आबदी तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, जरा उनसे भी पहले बात करते हैं फिर फैसल साहब की तरफ आते हैं। तहसीन आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आवाज़ आ रही है तहसीन आपको? ओके तहसीन साहबा ये बताएं कि इस वक्त सिंध की क्या सिचुएशन है, सखर बैराज की क्या सूरत हाल है, कोटरी पर क्या मामलात हैं, जरा हमारे नाजरीन के लिए आगाह करें क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हम सुपर फ्लड के लिए तैयार हैं। तहसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना देखें, मुझे 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी बिकॉज हमारी जो अपडेट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। जब ये तमाम चीज़ें, ये एपिसोड स्टार्ट हुआ था जब इंडिया ने चनाब में पानी जो का इनफ्लो था वो एक बहुत बड़ा फ्लो छोड़ा था, तो उस वक्त जो है वो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन थी वो 7 लाख क्यूसेक की थी, जबकि KTMA की एक्सपेक्टेशन जो थी वो 1.1 मिलियन की थी। तो हम जो थे 9 लाख प्लस क्यूसेक हो तो उसको सुपर फ्लड कंसीडर किया जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट जो भी प्रिपरेशन की थी वो सुपर फ्लड की थी, जबकि वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जी 7 से ऊपर शायद नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह का वो फ्लो आ रहा था फिर हम वेट कर रहे थे। अब जैसे ट्रिमो पे जो ट्रिमो बैराज पे जब पानी आ गया था उसके बाद जो फ्लोज कभी बहुत बढ़ रहे थे कभी कम हो रहे थे, उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन थी, वो कांस्टेंट नहीं थे। उसके बाद जो एज फार एज सिंध इज कंसर्न, हमारा मेन कंसर्न है गुड्डू, और गुड्डू पे पानी आएगा पंजनत से। जब तक पंजनत में पानी जमा नहीं हो जाता है, क्योंकि पंजनत जो है उस पे 5 दरियाओं के पानी जमा हो रहे हैं, आपको पता होगा कि उस पे जब तक वहां तक नहीं आती हम कोई भी 100% स्पेकुलेशन नहीं कर सकते कि जी गुड्डू को कितना हिट करेगा। अच्छा ओके, पे 2 दिन पहले जो है वो आ जाना था, लेकिन पानी अब तक कंप्लीट लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कल रात तक शायद हिट करेगा। मैं दोबारा आती हूँ तहसीन आपकी तरफ। मैं जरा वैसे सब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो रिलीफ वर्क है उसमें क्या क्या अभी तक हो चुका है पंजाब की सतह पर भी, और सिंध में जो आप लोग काम करके आ रहे हैं, सखर आपने का दौरा किया आपने, क्या क्या रिलीफ वर्क है जिसके लिए आप भी प्रिपेयर हैं, और पंजाब में क्या सिचुएशन है? देखिए हमारे जो अल्लाह के फजल से जो सूरत हाल है जहाँ से हम काम शुरू करते हैं ये बिल्कुल इब्तदा से होता है। जैसे मैं बुनेर सवाद की बात करूं, वहाँ से हमने काम शुरू किया था,
तो हमारे लोग चूंकि बिल्कुल हर इलाके में मौजूद हैं, तो रेस्क्यू से अल्लाह के फजल से शुरू किया जाता है। आपने पंजाब में भी देखा होगा कि हर जगह पर जहां जहां भी फ्लड आया तो फौरी तौर पर हमारे लोग बोट्स पर और दीगर जो भी जरा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो फौरी तौर पर उन्होंने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। ट्रेंड लोग होते हैं आपके जितने भी सारा स्टाफ? हमने बाकायदा तौर पर इसके लिए पूरा साल जो है वो तैयारी करनी होती है। पूरा साल हम मुल्क भर में स्विमिंग के कोर्सेज करवाते हैं, हम पूरा साल मुल्क भर में जो है, और ये सारे वॉलंटियरली होते हैं? ये तकरीबन 95% से ज्यादा लोग वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियरली वो हमारे साथ होते हैं। हम इनको फर्स्ट एड का कोर्स करवाते हैं, दीगर चीजें करवाते हैं। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड होने की वजह से मुश्किल तरीन हालात। वक्त मेरे पास कम, इसलिए मैं तेजी से चल रही हूँ कि आप जो रिलीफ वर्क कर रहे हैं, चाहे वो इंसानी जानों के बचाने का हो, माल मवेशी का हो, लोगों की अमलाक का हो, आपको इस वक्त किन चीजों की जरूरत है? एज इन अगर जाहिर है आप भी सियासी जमात लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको किस तरह से स्ट्रेंथनाइज किया जा सकता है? 2-3-4 चीजें मैं यहाँ पर लाजमी तौर पर बयान करना चाहूंगा। एक तो जब मकसद हर इलाके की अपनी एक अलग सूरत हाल होती है, लेकिन अगर आप अपना घर छोड़कर बाहर आते हैं और आपके घर का तमाम सामान पीछे रह जाता है, तो फिर आपको हर उस चीज की जरूरत होती है जो आपके घर में मौजूद होती है। ठीक बात। तो मैं आपको जो है इसकी मिसाल दूं, मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाके सवाद बुनेर की बात करूंगा कि वहां लोगों को मैंने देखा कि सिर्फ उनके तन पर जो एक सूट मौजूद था, एक लिबास मौजूद था, उनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तो 15,000 बच्चों के सूट्स वगैरह, और ये देखें कि सर्दी हमारे पास बाद में आनी है, वहां अभी से शुरू होने लगी है, तो वो सामान हम अल्लाह के फजल से वहां पर जो है ना ये समझ लेके भेजने लगे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब लोग, मैंने पहले भी आपको कहा है, हर इलाके की सूरत हाल अलग है। खुराक हर बंदे की जरूरत है, राशन हर बंदे की जरूरत है, दवाएं हर बंदे की जरूरत है, और दवाएं भी वो कि जो मकसद जो है मुतासिरा इलाके की जरूरत हो। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हर जगह पर, मैं फिर आपको अर्ज कर देता हूं कि स्किन के हवाले से लाजमन मसाइल अभी आपको ये चीजें दरकार हैं कि आप चाहते हैं कि लोग डोनेट करें? बिल्कुल। अच्छा, ओके, बिल्कुल करें। ओके, और उसके लिए क्या कैसे राब्ता कायम किया जा सकता है? आपके दफातर के थ्रू या ऑनलाइन आप लोगों से राब्ता किया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे ऑफिसेज हर जगह पर मौजूद हैं, सिंध के तमाम अजला में मौजूद हैं, पंजाब के जितने अजला हैं उनमें मौजूद हैं। हमारे अजला जो हमारे ऑफिसेज केपी और सब तरफ ही अल्लाह के फजल से मौजूद। ऑलराइट, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल नदीम साहब कि आप तशरीफ लेकर आए, थैंक यू वेरी मच। और हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बात मैं बार बार करती रहूंगी कि हमने ये जो तबाही फेरी है अपने माहौल के साथ, इसके मजम्मरात आज तो हम उठा रहे हैं, लेकिन आइंदा इसमें कैसे बेहतरी मुमकिन है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है और हम बार बार गुजारिश करेंगे तमाम मुखय्यर हजरात से भी और आवाम से भी कि वो इस मुश्किल मदद में ज़ाहिर है अपने पाकिस्तानी भाई बहनों की मदद के लिए ज़रूर सामने आए। लेकिन यहाँ पर ये नुक्ता भी हम बार बार उठाते रहेंगे कि ये जो आप इस वक्त तक की माहौलियाती तब्दीली है, इसने जितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को मुतासिर किया है, क्या इस सब के बाद वाक़तन हमारी आंखें खुली भी हैं या नहीं? नसीर मेमन साहब दानिश्वर हैं, माहिर आबी उमूर भी हैं, ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं। नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नसीर साहब, सैलाब तो हमारे सामने है, सैलाब की तबाही भी हमारे सामने है। मैं बार बार एक ही लफ्ज़ कह रही हूँ, सब कुछ मलिया मेट हो गया, सब कुछ बहा कर ले गया है ये सैलाब। लेकिन एक चीज़ जो रह गई है वो ये सवाल रह गया है कि हमने एक जानिब हम ये कहते हैं कि अगली जंगें जो है वो पानी पर होनी है। जब मैं जंगों की बात करती हूँ, पानी की कमी की बात करती हूँ, तो अब ये जो सैलाब है इसके ऊपर ये सवाल उठता है कि ये सैलाब जो है इसके लिए हमने कभी कोई पहले से पेशबंदी की ही नहीं। हर दफ़ा सैलाब आता है और हम रोते रहते हैं कि सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। आबी गुजरगाहों से लेकर बाकी सारे मामलात को हमने किस हद तक मुतासिर किया है? बहैसियत इंसान हमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं इस माहौल के साथ? जी बहुत ही शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पंजाब के अवाम के साथ जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं उनके साथ अपने आप को मौजूद समझता हूँ। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है पंजाब की हुकूमत और अवाम सबके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वक्त तकलीफ का हमसे जल्द गुजर जाए। आमीन। हमें सैलाबों ने अब हमें सीखने की जरूरत है सैलाबों से, और बहुत हार्ड लेसन हमने सैलाबों के वैसे हमें सीखने चाहिए थे। 2010 फिर 11-12 में भी सैलाब आए निस्बतन कम, 2014 में सतलुज का, चनाब का, 2023 में सतलुज का, पे दर पे सैलाब आए हैं, और अभी जो पंजाब पे आफत टूटी हुई है। तो मेरा ख्याल है हमें सैलाब का हल ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सैलाब का ठीक से तजिया करें। जी।
जो हालिया सैलाब है पाकिस्तान के, वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से शुरू हुए अगस्त की शुरुआत में, और उसके बाद पहुंचे ये बुनेर के इलाके में, सवात शांगला के इलाके में, वहां एक डिफरेंट सूरत हाल थी, और अब फाइनली अभी हम पंजाब में, और आगे खैरियत से देखते हैं कि अगला मरहला सिंध कैसे उसको निबटता है। 3-4 अवामिल हर जगह अब हमें नजर आने लगे हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि अब काफी हमें मौकिफ की यकजहती भी नजर आती है। इन सैलाबों का जो पानी का बहाव है, लगभग इतना बहाव या थोड़ा सा कमोबेश हम माजी में देख चुके। सतलुज पहले भी चढ़ता था, 73 में इंडस, 2010 के बड़े सैलाब से गुजरा था इंडस, 1992 में जो सैलाब था वो पंजाब, आज के पंजाब से ज्यादा मुश्किल वो सैलाब था, वो भी गुजरे हैं। लेकिन जो इंसानी जानों का ज़िया है, अंदाजा कीजिए कि 1973 में अगर या 1976 का भी डेटा उठाएं तो 450-500 लोगों की हमें अमवात मिलती हैं, और अब हमारे अमवात की तादाद हजारों में चली जाती है। सही बात है। वजूहात मुझे 3-4 बुनियादी उसकी वजूहात नजर आती हैं, और अब वो काफी उस पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमने दरियाओं के रास्ते रोके हैं। जी सर। दरियाई नालों के रास्तों में हमने बहुत कुछ बना लिया है तो हमें नहीं करना था। 2 तरह की चीजें हैं, कुछ वो लोग हैं जो बेचारे मजबूर हैं, हमारी आबादी 15-20 साल में 1.5-2 गुना होने लगती है, बहुत बड़ा मुल्क है, जमीन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। हालांकि चारों सूबों में इंक्रोचमेंट्स के अगेंस्ट कवानीन है, रिवर इंक्रोचमेंट पे कवानीन है, लैंड कॉलोनाइजेशन, गवर्नमेंट लैंड कॉलोनाइजेशन के कवानीन में ये मुमानियत है कि आप ऐसी जगहों पे जमीन दे भी नहीं सकते, कुछ बन भी नहीं सकता। लेकिन चूंकि रेगुलेशन नहीं है, कानून साजी तो है, कानून के ऊपर अमल दरामदी नहीं है, तो नतीजा ये है कि जा बजा दरियाओं के रास्तों में तमीरात हुई, घर और झुग्गियां भी बने, बस्तियां भी बनी, फसलें भी खड़ी हुई, बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी बनी। इस्लामाबाद में भी ये है, सवात में भी है, और सारे पाकिस्तान में है। तो इसकी वजह से हमारी सूरत हाल खराब हुई है, एक बड़ी वजह ये है, और उस पर हमें अब काबू पाने के लिए अब अच्छी बात है कि वजीर आज़म साहब ये बात कर रहे हैं। दूसरा, पानी के कुदरती बहाव के रास्तों को फितरी एक दीवार मौजूद थी जो सदियों में पैदा हुई थी और कुदरत का तोहफा थी इस मुल्क के लिए, वो था हमारे पहाड़ों और दरियाई रास्तों के अंदर जंग बेले या फॉरेस्ट जी। उनकी वजह से पानी के वो देखें वो कितना कीमती खजाना था हमारा। आज कोई गूगल अर्थ से मैप की टाइम सीरीज डेटा निकाल लेना तो आप देख लिए कि गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब और सिंध के फिर दरियाई मैदानों में हमने जंगलात का क्या हाशर कर दिया। हमें लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, घर बनाने, फर्नीचर बनाने, एक्सपोर्ट करनी है, पता नहीं क्या क्या, डॉलर बनाने, लेकिन एक सैलाब में हमारी 20-30 साल की जो इन दरख्तों से की हुई कमाई होगी उसको एक सैलाब ने होके रख दिया है। तो फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन है, इकोसिस्टम की जिंदगी है, उनको काट के हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। जो कुल्हाड़ी दरख्तों पे चलाई थी हमारे वजूद पे चल गई है, हमारे दरियाओं पे चल गई है। तो ये दूसरा फैक्टर है। और आखिरी तीसरी चीज मैं गुजारिश करूं कि हमने बहुत सारी दरियाओं के ऊपर जो बड़े बड़े हमने तमीरात की हैं, जो पुलें बनाई हैं, वो एनवायरमेंटल और सैलाब के और क्लाइमेट चेंज के प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं बनी हुई। वो पानी में रुकावटें हैं। अभी भी आप देखिए कि कई जगहों पे हम सुनते हैं पानी फंस गया है, क्रून में पानी फंस गया है, कोट मोहम्मद वाला पे पुल पे पानी फंस गया है। इसकी वजह ये जो बड़ी बड़ी पुलें ये रुकावटें बनती हैं, उन पुलों को बनना तो चाहिए लेकिन उसकी इंजीनियरिंग डिफरेंट होनी चाहिए। नसीर साहब एक मिनट ना, अब आपने अभी इकोसिस्टम की बात की, जाहिर है ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और मैं कह रही हूँ कि शायद हम जितने अरसे से हम बात करते आ रहे थे, अगर उस वक्त से भी हमें या टेलीविजन को या जो लोग सेम वॉइसेस थी उनको सुना जाता तो शायद इतना बड़ा तबाही नहीं आती। लेकिन बहरहाल मैं तो कहने दीजिएगा जरा सा किसी को बुरा ना लगे, मैं तो परसों ही देख रही थी एक बड़ी कोई तामीरात की कंपनी है या कौन है वो इन्होंने इनॉग्रेशन की है ये
सैलाब चल रहा है उसमें इनॉग्रेशंस भी हो रही हैं साथ साथ। लेकिन बहरहाल मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है सर, ये डैम्स जो हैं क्या ये सैलाब की तबाही को रोक सकते हैं, या सैलाबी जो मामलात हमारे, क्योंकि डैम्स में बड़ी सियासत होती है, नाम लो नहीं डैम का कि सबकी अपनी अपनी सियासी दुकानें चमकना शुरू हो जाती हैं, क्या हम डैम बनाने में नाकाम है या हम अभी तक डैम की जो अफादियत है उसको समझने से कासिर, और क्या जिस तरह का अब माहौलियाती तब्दीली आई है इसमें क्या डैम किसी हद तक हमारे लिए कोई सेफेस्ट पॉइंट क्रिएट कर भी सकते हैं या नहीं? देखिए, डैम्स के ऊपर यस पाकिस्तान में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत एतराज़ात होते हैं, उसके असबाब भी हैं जी। उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश कर दूं कि बादशाह डैम एक्रिक से अप्रूव्ड है, उसको 20 साल से ज्यादा हो गए, उसको किसी ने नहीं रोका था उठ के, वो हमसे नहीं बन पा रहा। तो ये सिर्फ बात नहीं है कि कोई सारे डैमों को लोगों ने रोका हुआ है, कम से कम ये एक बड़ा डैम जो 6-7 मिलियन एकड़ फीट का या शायद उससे भी ज्यादा, भी मेरे सामने डिटेल नहीं है, 6-7 का तो डेफिनेटली शायद ज्यादा हो, लेकिन 20 साल से हमसे नहीं बन पाया। हमें दासू पे पावर के लिए एक बहुत बड़ा डैम पता नहीं कब से बन रहा है और वो नहीं बन पाया। नीलम जेलम बना, वो नहीं चल पाया। अब पता लग रहा है कि 500 अरब रुपए लगाए पाकिस्तान के गरीब लोगों के, वो डैम काम नहीं करता। उधर सिंध में एक गाज डैम बननी थी, उसको अरसा हो गया, 15 साल हो गए, छोटा डैम है, 1 मिलियन एकड़ फीट का होगा शायद, उससे भी कम हो, वो नहीं बन पा रहा। तो देखिए, एक डैम कोई खिलौना नहीं है मैं मार्केट से ले लूं, कोई छोटी सी 2 किलोमीटर की सड़क नहीं है कि कल बना लूं। और दूसरी बात ज़हन में रखिए कि हमें ज़हनी तौर पर यह भी तैयार होना चाहिए कि हम कितने डैम बना सकते हैं। डैम सस्ती चीज भी नहीं है, डैम हर जगह बन भी नहीं सकती। डैम बनते हैं पहाड़ों में, जहां पे आपके पास उस तरह की डैमिंग साइट्स हो, उनकी अपनी कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है। वो एक भाषा बन सकता था, वो हम नहीं बनाया। अब एक कालाबाग डैम पे हमारी सुई अटक जाती है, लेकिन भाषा उतनी कैपेसिटी का है, वो नहीं बन पाया। फिर आ जाइए कि प्लेन्स के ऊपर हम डैम बना नहीं सकते। मजबूरी ये है कि सतलुज चनाब के बेल्ट में कहीं छोटा एक आध डैम बन जाएगा, लेकिन बहुत बड़े 10 लाख क्यूसेक के रेले को उठाने वाले डैम नहीं बन पाएंगे। तीसरी बात, डैम बनने से कोई गारंटी नहीं है कि ये बड़े सैलाब रुक जाएंगे या नहीं आएंगे। ये जितने इस वक्त सैलाब पाकिस्तान में आए हैं, उनकी वजह क्या है? इंडियन साइड के डैम्स का भर जाना। तो ये ज़हन में रखिए कि एक तरफ डैम खुद सैलाब का सबब भी बन सकते हैं, नहीं है कि सिर्फ रोक सकते हैं, एक हद तक रिलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक बात। नहरों पे आइए, मेरी एक सजेशन है कि फिल्ड एस्केप कैनाल्स, जिसके ऊपर कोई कमांड एरिया डेवलप ना हो, लैंड राइट्स ना हो, क्रॉपिंग एरियाज डेवलप ना करें, आप फ्लड रिलीफ के लिए फ्लड एस्केप कैनाल्स जहां मुमकिन हो, वो खास तौर पर वो कैनाल्स जो पानी को डेजर्ट की तरफ ले जाएं, जहां इंसानी आबादियां नहीं है, नुकसान नहीं होते, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ग्रीनरी होगी। ठीक हो गया नसीर साहब, कतई कलामी की माफी, वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया। सिर्फ मैं ये जानना चाहती थी कि देखिए हमारे यहाँ एक तो सैलाब का पानी है, वो आफत है, वो मुसीबत है, वो तकलीफ है, वो परेशानी है, उससे हम निपट रहे हैं। अब देखिए बलूचिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है ना कि वहां पर कोई सैलाब आया हुआ है। सिंध में भी अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है। हाँ बिल्कुल केपीके के कुछ एरियाज में ऐसा सूरत हाल बनी, लेकिन इस सैलाब की आड़ में जो सबसे बड़ा काम हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि फसलों की तबाही के नाम पर पंजाब में खड़ी फसलें तबाह हुई। मुझे ज़ाहिर है अभी तक की अगर जो इत्तलात आ रही है, गंदम की फसल आपकी इफेक्टेड हुई है, एन मुमकिन है कि गंदम के बाद आपकी दीगर और जो भी मकई की फसल बल्कि पूरी तबाह हो गई है और बाकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। सब्जियां पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल ठीक बात है कि वहां पर अंदरून पंजाब के अंदर भी वो सब्जियां जो है वो महंगी बिक रही हैं, अगर तो ज़ाहिर फसलें तबाह हुई हैं तो बिक रही होंगी। ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमने अभी तक अपने सिस्टम में, अपनी ज़राअत के सिस्टम को हमने अपने मौसमों के मुताबिक क्यों नहीं उसको अपनाया है। एक तो ये सवाल का जवाब दे, और दूसरा ये कि क्या इस सारी फसलों की तबाही से जो इसकी आड़ में, क्लाइमेट चेंज की आड़ में, फिर सैलाब की सूरत हाल में, ये जो महंगाई वाली एलिमेंट है, आपको लगता है कि ये दरहकीकत फसलों की खराबी की वजह से है या फिर ये मैन मेड जो चीज है? जी, जो कि रेगुलेशन और जब कानून की अमल दरामद नहीं रहेगी तो फिर आप हर शोबे में ये हालात देखेंगे। अभी तो ज़राअत और पानी पे बात हो रही है ना, अब जरा आप जाइए एजुकेशन, हेल्थ, सिविक कम्युनिटीज, सिविक सर्विसेज, म्यूनिसिपल सर्विस, कोई शोबा उठा ले, क्योंकि कानून साजी का हाल ये है। कानून साजी तो खैर बेताश है, कौन सा कानून के नहीं है, लेकिन वही कानून की अमल दरामदी। देखिए अब जो
अब तो ठीक है, अब तो सैलाब है, लेकिन अगर कोई ये बता देना कि महीने के बाद कोई सैलाब आ सकता है, आज से हमारी जो है ना गंदम और चावल दुगनी मार्केट में हो जाएंगे, ऐसे ही है। क्योंकि हुकूमत की रेट नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। अच्छा, फसलों के साथ हमें क्लाइमेट को हमाहंग करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो खुद क्लाइमेट स्मार्ट नसीर साहब, ख्वाहिश तो थी कि जरा इसको लंबा डिबेट करते, बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और की नसीम मेमन माहिर आबी उमूर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे सैलाब की सूरत हाल पर। इस वक्त एक मरतबा फिर अपील करना चाहेंगे पूरी कौम से कि आपके जो भाई बहन हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, चाहे वो KPK के अंदर हैं, अल्लाह ताला सिंध को महफूज रखे। लेकिन जहाँ जहाँ कच्चे के इलाके में वहाँ पर भी सैलाब आया है, इन सब लोगों को आपकी मदद के इंतजार में हैं। वो तमाम तर लोग मुंतजिर हैं आपकी मदद के। सो ज़ाहिर है इंतजार आप ज़्यादा ना कीजिए, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है ज़रूर। मुखैर हजरात अगर हमें देख रहे हैं तो वो भी आगे बढ़ें, और आम पाकिस्तानी भी जो भी अपनी कैपेसिटी में जिस तरह से भी मदद कर सकता है, लोगों की मदद करें। आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।